Hello students. Till now we have studied in our first unit. Till now we have studied PN junction diode. After that we have studied Zener diode, then Varactor diode, then Schottky diode, then LED, the light emitting diode. In the series of diodes, our next diode is tunnel diode. As you can see, it is mentioned in the board. Our next topic is tunnel diode. तो अभी तक जो आपने जितने भी डायोड पढ़े हैं, जैसे आपका पीएन जंक्शन डायोड, ज़ीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, एनडी डायोड, उन सारे के सारे में, उन सब में जो सबसे फास्टेस्ट है, जो सबसे तेज काम कर सकता है, द फास्टेस्ट अमंग द डायोड फैमिली इज टनल डायोड. ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, ये क्या करता है, सबसे तेजी से काम कर सकता है. अभी तक जो हमने हमारे डायोड फैमिली में जो डायोड्स पढ़े हैं, उन सभी के कंपैरिजन में, व्हेन वी विल कंपेयर ऑल द डायोड्स, और अभी तक जो आपने पढ़े हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, उन सब में जो सबसे तेज काम करता है वो कौन है, आपका टनल डायोड. और इसके तेज काम करने के साथ में इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो अभी तक आपने और आगे भी किसी डायोड में आपको देखने को नहीं मिलेगी. वो जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो बताऊंगा आपको जब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे. वो स्पेशल प्रॉपर्टी जो है किसके पास में है, सिर्फ टनल डायोड के पास है. तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग, टनल डायोड इज आल्सो पीएन जंक्शन डायोड. तो जो आपका टनल डायोड है, ये भी क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड था. तो पीएन जंक्शन डायोड मतलब फिर से वही बात, एक पी टाइप मटेरियल, एक एन टाइप मटेरियल, इन दोनों को लेकर हमको क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना. कंबाइन जब हम करेंगे तो इसमें क्या होता है, जंक्शन फॉर्म होता है. ठीक है, सेम प्रोसेस कहाँ रिपीट होगी, सेम प्रोसेस आपके रिपीट होगी टनल डायोड. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, इसका सबसे पहला पॉइंट उठा लेंगे. इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, मटेरियल. तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि जो हमारा टनल डायोड है ये कौन से मटेरियल से बनता है. तो सबसे पहली चीज, टनल डायोड को भी हम लोग बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं करते. ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज वहां पे नहीं होता टनल डायोड के फॉर्मेशन में, कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जो मटेरियल यूज होता है आपके टनल डायोड के मैन्युफैक्चरिंग में, वो कौन सा है, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं, अकेले सिलिकॉन को यूज नहीं करते. ठीक है, हम लोग किसको यूज करते हैं, या तो हम लोग जर्मेनियम को यूज करते हैं, या फिर हम लोग किसको यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड. ठीक है, हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, या तो हम लोग जर्मेनियम को यूज करेंगे, या फिर हम लोग किसको यूज करेंगे, गैलियम आर्सेनाइड को यूज करेंगे. तो अब क्या कोई स्पेशल वजह है जिसकी वजह से हम लोग सिलिकॉन को यूज नहीं करके हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि एलईडी की तरह हमको यहाँ पे लाइट नहीं चाहिए. तो क्या रीजन है कि हम लोग गैलियम आर्सेनाइड का और या फिर जर्मेनियम का ही यूज कर रहे हैं, बाकी किसी का यूज नहीं कर रहे हैं. तो एक्चुअली क्या है, इन दोनों केसेस में जब भी आप जर्मेनियम का और गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं, तो आपका जो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज है और जो आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये कैसा रहता है, ये काफी कम होता है. मतलब आपने देखा होगा पीएन जंक्शन डायोड के केस में जब आपने जर्मेनियम मटेरियल का यूज किया था, तो आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था वो कितना था, सिर्फ 0.3 वोल्ट्स. और जब हमने गैलियम आर्सेनाइड की एलईडी बनाई थी, तो हमने वहां पे देखा था कि हमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल रहा था वो कितने पे मिल रहा था, 1.2 वोल्ट्स. मतलब ऑपरेटिंग जो उसका वोल्टेज था वो कितना था, 1.2, और जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज था वो कितना रहता है, सिर्फ 0.2 वोल्ट्स. तो कहने का मतलब ये है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर में, हमारे डिवाइस के ऊपर में, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा काफी सारा पोटेंशियल वहां पे क्या हो जाए, ड्रॉप हो जाए. इससे होगा क्या, सबसे पहली चीज तो ये कम एनर्जी में भी काम कर सकता है, मतलब जो इसकी एनर्जी कंजम्पशन है वो क्या रहेगी, कम रहेगी. इसके अलावा जितनी जल्दी हमें ब्रेकडाउन मिलेगा, ऑपरेशन उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ऐसे डिवाइसेस चाहिए जिनका एप्लीकेशन कहाँ होना है, फास्ट मूविंग चीजों में होना है, तो वहां पर आपको ऐसे मटेरियल का यूज करना है जिनके थ्रू ब्रेकडाउन जो है वो क्या हो जाए, कम वोल्ट्स पे ही आ जाए. ठीक है,
तो जर्मेनियम एक मटेरियल है और दूसरा मटेरियल कौन सा है आपका, गैलियम आर्सेनाइड। अब ये तो क्लियर हो गया हमारे पास में कि मटेरियल कौन सा यूज होना है, इसमें से दो ही टाइप के मटेरियल यूज होना है, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। अब हम बढ़ते हैं किसके ऊपर में, हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डोपिंग है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या पीएन जंक्शन डायोड का या फिर जो इसके पहले हमने डायोड पढ़े हैं जितने भी, उनका और टनल डायोड का डोपिंग लेवल क्या सेम होता है? तो नहीं, डोपिंग लेवल सेम नहीं होता है। जैसा मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि टनल डायोड सबसे फास्टेस्ट डायोड है अमंग द डायोड फैमिलीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टनल डायोड में जो डोपिंग लेवल है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, डोपिंग लेवल भी क्या होगा, टनल डायोड में ज्यादा होगा। तो टनल डायोड का जो डोपिंग है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा। ठीक, तो पीएन जंक्शन डायोड, जीनियर डायोड, वैरेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, एलईडी, अब क्या है आपका टनल डायोड। तो पिछले जितने भी आपके डायोड थे इनमें जो डोपिंग लेवल था उनके कंपैरिजन में इसका डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। जैसे मैंने आपको जनरली बताया था कि 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब से लेके 10⁻15 या 16 तक, 15 और 16 पे कौन रहता है आपका, जीनियर डायोड। तो जीनियर डायोड का डोपिंग लेवल रहता है। लेकिन ये जो आपका टनल डायोड है इसका डोपिंग लेवल नियर अबाउट 10⁻20 या फिर 10⁻21 तक चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके कंपैरिजन में थाउजेंड्स और लैक्स टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेशन होता है इसका इंप्योरिटी एटम्स का टनल डायोड के अंदर। मतलब टनल डायोड की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें इंप्योरिटीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि मटेरियल कौन सा यूज होना है। सेकंड पॉइंट आपको किसकी बात कर रहा है, डोपिंग लेवल की बात कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो इसका डोपिंग लेवल है वो क्या है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा डोपिंग लेवल किसी भी डायोड का नहीं होता। ठीक, अब हम इसके ऊपर आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमको, थर्ड पॉइंट हमको बोल रहा है डिप्लीशन लेवल। तो मैं आपको पहले जब हमने क्या करा था, जीरो डायोड और पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि जब भी कभी आपका डोपिंग लेवल ज्यादा होगा तब क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी। या फिर मैंने आपको रिलेशनशिप समझाया था कि जो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज। मतलब आप जो इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं वो उनका नंबर अगर कम है तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा होगी, अगर उनका नंबर क्या है, ज्यादा है, तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होगी, कम होगी। तो हम हमारे सेकंड पॉइंट में देख चुके हैं कि जो डोपिंग लेवल है इसका, डोपिंग लेवल कैसा होता है इसका, हाईएस्ट। इसका डोपिंग लेवल क्या होता है, हाईएस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम सीधा एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो क्या चीज है आपका डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस टनल डायोड में सबसे कम होगी आपकी पूरी की पूरी डायोड फैमिली में। ठीक है, ये कैसे इन्फ्लुएंस निकला, डोपिंग लेवल की वजह से। डोपिंग लेवल क्योंकि इसका क्या है, सबसे ज्यादा हाई है, तो इसका जो डिप्लीशन लेयर का थिकनेस होगा वो क्या होगा, सबसे कम, मतलब सबसे पतला। तो अगर हम रेंज की बात करें कि इसका डोपिंग डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 100 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 10⁻⁻6 सेंटीमीटर की रेंज में आपको क्या मिलेगा, इसका डिप्लीशन लेयर की थिकनेस मिलेगी। मतलब बहुत ही बारीक। बाल जो है, बाल भी बहुत मोटा है क्योंकि बाल आपको आंख से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो किसमें है, माइक्रोन्स में है, जो आपको नहीं दिखाई देने वाला, इतना थिन लेयर क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब आपके 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं बिल्कुल। पहला कौन सा, मटेरियल कौन सा यूज होना है, सेकंड क्या है आपका डोपिंग लेवल क्या चीज है, और तीसरा क्या है आपका डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी, इसमें आपके टनल डायोड के अंदर। अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टनलिंग प्रोसेस। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, टनलिंग प्रोसेस। तो ये जो टनलिंग प्रोसेस है इसी की वजह से इस डायोड का नाम क्या पड़ गया, इस डायोड का नाम पड़ गया टनल डायोड। ठीक है, एक्चुअली टनल का मीनिंग क्या होता है, अगर हम
नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टनल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में टनल का मतलब होता है सुरंग। ठीक है, जैसे कहीं पहाड़ होते हैं या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि रास्ता बहुत दुर्गम है, ठीक है, चट्टाने हैं, पर्वत है, नदी है, तो वहां से नॉर्मली जाना आसान नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पहाड़ को खोद के उसके अंदर से एक रास्ता बना लेते हैं जो कि सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को पास करता हुआ आप क्या करेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। इसको जनरली हम लोग इंग्लिश में किससे डिफाइन करते हैं? टनल से। ठीक है, अ हिडन पाथवे और ए सीक्रेट रोड विच लीड्स टू योर गोल। ठीक है, एक सीक्रेट पाथ है, एक सुरंग है जो दिखती नहीं है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है, सारी की सारी जितने भी रास्ते के अवरोध हैं उनको रोकते हुए। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही कहां पर होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पर होता है आपके टनल डायोड के अंदर में। तो अब ये कैसे होता है, आपने इस पॉइंट में देख लिया कि इसकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या है, बहुत कम। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है कहां से, आपके एन टाइप मटेरियल से आपके पी टाइप मटेरियल के अंदर, तभी तो जंक्शन फॉर्म होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। अब डिप्लीशन लेयर तो जो पहली लेयर थी वो तो फॉर्म हो गई, लेकिन दूसरी लेयर फॉर्म इसमें नहीं हो पाती क्योंकि इसकी थिकनेस क्या बहुत कम है। मैंने आपको बोला दूसरी लेयर क्यों नहीं फॉर्म हो पाती, क्योंकि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन चलता ही रहता है। इतने ज्यादा नंबर में क्या है इसके अंदर में चार्ज कैरियर हैं कि वो जो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो चलता ही रहता है, वो रुक नहीं पाता। तो इसका यही रीजन है जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बहुत कम दिखती है। लेकिन इसकी वजह से इसमें क्या है, एक ड्रॉबैक भी है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि इलेक्ट्रॉन को डिप्लीशन लेयर को पार करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उतनी एनर्जी इसके पास में पहले से ही रहती है। तो इसमें क्या होता है, कई बार जो इलेक्ट्रॉन है वो हिडन टनल्स के थ्रू एन साइड से पी साइड के मटेरियल पे चला जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस भी इसमें अंदर ऑटोमेटिकली होती रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका टनल डायोड है ये स्टैटिक मटेरियल नहीं है। आपका टनल डायोड कैसा है, ये एक डायनामिक मटेरियल है। डायनामिक मटेरियल का मतलब क्या है, जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो, जोड़ने के बाद में जो जंक्शन फॉर्म होता है, जंक्शन फॉर्म होता है इसमें, ऐसा नहीं कि जंक्शन फॉर्म नहीं होता, जंक्शन फॉर्म होता है, लेकिन वो जंक्शन की थिकनेस इतनी कम होती है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास में उस थिकनेस से ज्यादा क्या है, एनर्जी है। तो वो क्या करते हैं, टनल बना के उसमें से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टनलिंग, इस प्रोसेस ऑफ टनलिंग की वजह से ये जो आपका पर्टिकुलर डायोड है इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ गया टनल डायोड। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ टनलिंग आपको क्लियर हुई, तो हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये क्या हो गया आपका टनलिंग प्रोसेस हो गया। अब बात किसकी आ जाती है, अब लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डायोड के ऊपर में आ जाता हूँ, डायोड की बाइसिंग वगैरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपके टनल डायोड का सिंबल। ठीक है, टनल डायोड का सिंबल जो है कैसा है, जैसा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल था, बस फर्क किस चीज का है, यहाँ पे ये जो बैकवर्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है, जैसे टी फॉर्म होता है, ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट टी फॉर्म होता है, तो आपको यहाँ पे एक टी टाइप का दिखाई दे रहा है कहाँ पे, आपके डायोड के आगे, जो क्या शो कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर डायोड है इसके अंदर में टनलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, आपके टनल डायोड का सिंबल है। अब हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस करा, और हमने क्या किया, हमारे टनल डायोड को रिवर्स बायस करा। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमने क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना स्टार्ट करा, किस किस के बीच में, आपके वोल्टेज और करंट। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है VF, तो F एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है कि ये फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इसमें हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे डिनोट हो रहा है, उसका नाम क्या है, VF। अब ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस में क्या है आपका करंट, और इसमें क्या लिखा हुआ IF, मतलब ये क्या शो कर रहा है, आपका फॉरवर्ड करंट शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे इसमें मेरे अप्लाइड पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ, मेरे पोटेंशियल को मैं क्या करता हूँ, बढ़ाना चालू कर देता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि इनिशियली जैसे ही मैं पोटेंशियल देता हूँ, तो मैंने आपको बोल चुका हूँ कि इसकी डिप्लीशन लेयर पे क्या है, सबसे पतली है, सबसे कम है इसकी डिप्लीशन लेयर, तो इसकी डिप्लीशन लेयर जरा सा भी वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकती।
जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, एक करंट फ्लो होना चालू हो जाता है और वो करंट बढ़ता ही जाता है। किसके कंपैरिजन में? वोल्टेज के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा रेट में चेंज होता है, करंट बढ़ता ही जाता है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये कौन सा पॉइंट है? 0 पॉइंट, ओरिजिन है मेरा, ठीक है। ओरिजिन पे जब मैंने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाना चालू करा, तो मैं देखता हूँ इस पॉइंट तक, ठीक है। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वोल्टेज तो इतना ही पहुंचा, इतना ही बढ़ा, वोल्टेज कितना बढ़ा? सिर्फ इतना, यहां से लेके यहां तक। लेकिन जो आपका करंट है वो कहां पहुंच गया? आपका करंट इस पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब सीधी सी चीज है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा है, मैं इसको जैसे ही क्या करता हूं, पोटेंशियल देता हूं, इसमें से हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। इसमें से एक हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कहां से कहां तक? ये जो 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से लेके y पॉइंट, ठीक है, इस 0 पॉइंट से लेके y पॉइंट। तो ये जो वोल्टेज है इस पॉइंट के ऊपर में, कौन से पॉइंट पे? y पॉइंट के ऊपर में, मैं इसको एक नाम दे देता हूं। इसका नाम क्या है? vy। मैंने इसको क्या नाम दे दिया? मैंने इसको नाम दे दिया vy, ठीक है। अब इसी सेम y पॉइंट पे जो करंट है, मैं इसको एक नाम दे देता हूं। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? i y, ठीक है। ये इसका यूज हम बाद में करेंगे, लेकिन मैंने क्या किया, जो वैल्यूज है इसकी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज की और करंट की, मैंने उनको क्या किया, नोमेनक्लेचर कर दिया, उनको एक नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? vy एंड iy। अब इस पॉइंट के बाद में जब मैं फर्दर वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि इसका जो करंट है ना, वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे वोल्टेज तो बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखेंगे वोल्टेज तो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। फर्दर मैं वोल्टेज को क्या करता जा रहा हूँ? इंक्रीज करता जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर करंट जो है वो क्या हो रहा है? हो गया डिक्रीज होना चालू हो गया, ठीक है। और ये डिक्रीज कब तक हुआ? ये जो पॉइंट है Z पॉइंट, इस Z पॉइंट तक वोल्टेज इंक्रीज करने पे मेरी जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू कैसी हो गई? रिड्यूस हो गई। करंट क्या हो गया? कम हो गया। तो मैं इस पॉइंट पे भी क्या करता हूँ, दो पॉइंट्स के नाम ले लेता हूँ, ठीक है। दो पॉइंट्स के नाम पे ले लेता हूँ। ये Z पॉइंट है, तो मैं इस पे क्या बोल देता हूँ? VZ, ठीक है। तो अब मेरे पास में दो वोल्टेज हो गए, एक वोल्टेज VY और दूसरा वोल्टेज VZ। और सेम इसी पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, करंट को भी एक नाम दे देता हूं। इस करंट का नाम कितना हो गया? IZ, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद में, Z पॉइंट के बाद में, जब मैं फिर से वोल्टेज बढ़ाता हूं, कहां पे? इस डायरेक्शन में वोल्टेज को जब मैं क्या करता हूं, फिर से इंक्रीज करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि इसका करंट क्या होता है? फिर से बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा इसको पोटेंशियल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इससे ज्यादा पोटेंशियल देंगे तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, हमारा डायोड खराब हो जाएगा। तो एक ऑपरेटिंग रेंज है, उस ऑपरेटिंग रेंज के अंदर ही काम करना है, उस ऑपरेटिंग रेंज के बाहर हमको कभी भी नहीं जाना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। लेकिन इस ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, अभी तक हमने जितने भी डायोड पढ़े उन सभी में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कुछ अलग है। हमको ये इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक इसके पहले नहीं मिली, ये कैरेक्टरिस्टिक हमको अभी मिला, ठीक है। तो क्या हो रहा है? कैरेक्टरिस्टिक को याद कर लेते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो रहा है? जब हमने इनिशियली वोल्टेज देना चालू करा, तो एक हैवी अमाउंट का करंट फ्लो होना चालू हुआ, और होते 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 कहां तक पहुंचा? आई वाई करंट तक पहुंचा, ठीक है। कौन से पोटेंशियल पे? वी वाई पोटेंशियल। उसके बाद जब हमने फर्दर क्या करा, वोल्टेज को इंक्रीज करा, तो वो जो आपका करंट है वो क्या हो गया? डिक्रीज होना चालू हो गया। और कहां तक डिक्रीज हुआ? आईजेड तक डिक्रीज हुआ। कौन से पोटेंशियल पे? वीजेड पोटेंशियल। और इसके बाद जब मैंने फिर वोल्टेज को बढ़ाया, तो क्या हुआ? दोबारा से करंट बढ़ना इसका चालू हो गया, ठीक है। अब मैं एक सेक्शन, मैंने देखिए यहाँ पे पॉइंट ले रखे हैं, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई और पॉइंट जेड। तो एक्चुअली पॉइंट एक्स क्या है? पॉइंट एक्स वो पॉइंट है जहां से हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, ठीक है। पॉइंट वाई कौन सा पॉइंट है? पॉइंट वाई वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर
जाके करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने तीसरा पॉइंट कौन सा लिया, जेड पॉइंट लिया। जेड पॉइंट मैंने वो लिया जहां पे मुझे क्या मिलता है, मिनिमम। एक्चुअली मिनिमम का मतलब ये है, मिनिमम तो वैसे तो ये जीरो है, लेकिन हम जीरो की बात नहीं कर रहे, एक बार हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद का जो मिनिमम करंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये करंट जो है मिनिमम तो है, लेकिन ये मिनिमम कौन सा मिनिमम है, ये मैक्सिमम करंट के बाद का मिनिमम पॉइंट। क्योंकि याद रखिए, जब भी आप कोई डिवाइस को वोल्टेज नहीं देंगे तो उसमें से करंट कितना फ्लो होगा, उसमें से जीरो करंट फ्लो होगा, तो वो तो मिनिमम वैल्यू हुई ना। लेकिन हम यहाँ पे मिनिमम क्या किसको बोल रहे हैं, हम मिनिमम उसको बोल रहे हैं जब हम कहाँ पहुंच गए, पहाड़ के चट्टान पे पहुंच गए। अब चट्टान पे पहुंच के हम उतरे, फिर हम दूसरे पहाड़ के ऊपर चले गए। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहला पहाड़ और ये दूसरे पहाड़ की चढ़ाई। तो यहाँ तक करंट इंक्रीज हुआ, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक करंट इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर से इंक्रीज होना चालू हुआ। तो अब अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, ये जो करंट और वोल्टेज है, इस करंट और वोल्टेज के थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ, करंट और वोल्टेज के थ्रू मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है, डायनामिक प्रोसेस है, ये तो चलती हुई प्रोसेस है ना, रुकती हुई प्रोसेस तो नहीं है, तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस होगा। और एफ क्यों लिखा हुआ, फॉरवर्ड बायस कंडीशन, हम रिवर्स बायस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो आरएफ की वैल्यू क्या होगी, आरएफ इज इक्वल टू डेल्टा वीएफ अपॉन डेल्टा आईएफ, मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट। ये आपको याद रखना है, डेल्टा आईएफ, डेल्टा वीएफ अपॉन डेल्टा आईएफ। तो अब ये जो डेल्टा वीएफ है, इस डेल्टा वीएफ की वैल्यू क्या होगी। अब एक खास बात क्या है, ये जो सेक्शन है कौन कौन सा, इस 0 पॉइंट से लेके y पॉइंट तक और z पॉइंट से लेके इसके आगे, ये दोनों के दोनों ग्राफ नॉर्मल ग्राफ। नॉर्मल ग्राफ का मतलब क्या है, ऐसा हमेशा होता है, जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। ये तो हमेशा से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आप किसी भी चीज को वोल्टेज देंगे तो उसका करंट क्या होने लगेगा, उसका करंट इंक्रीज होने लगेगा। ये तो हमेशा की बात है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस सेक्शन को मतलब 0 से लेके y तक और उधर z के बाद का, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा से होता हुआ आ रहा है। इसमें जो कुछ नया हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, वो हो रहा है इस y से लेके z के बीच, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जहां पे कि करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो मैं इस पॉइंट पे अगर मैं क्या करता हूं, रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूं, कहां से कहां तक, इस y से लेके z के बीच में, तो मेरा v2 माइनस क्या है, v1, मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, बाद वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो v2 मेरा क्या है, vz, तो मैं यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिख देता हूँ, 2 की जगह पे मैं लिख देता हूँ z। ठीक है, और v1 कौन सा है मेरा, y, तो v1 की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, vy लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मिटाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया y। और सेम ऐसा ही जहां पे क्या लिखा है, I2 लिखा है, तो I2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, IZ। तो ये जो I2 है, इस I2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, IZ। और जो I1 है, इस I1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, IY। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, IY लिख दिया। अब जो देखने वाली चीज है, जो नोटिसेबल चीज है, वो क्या है, नोटिसेबल चीज ये है कि Vz जो है बड़ा है और Vy जो है छोटा है। Vz जो है वो बड़ा है और Vy जो छोटा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है Vz माइनस Vy, ये क्या शो करेगी, ये एक पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी। जब भी कभी आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो वो क्या शो करेगा, वो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा आपको। अब हम कहां पे आ जाते हैं, डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर था, अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर। ये जो IZ है और IY है, इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जो आपका IZ है ये IY से छोटा है। तो जब भी कभी आप एक छोटी संख्या में से एक बड़ी संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कैसा आएगा, ये डिनोमिनेटर आएगा नेगेटिव। तो ये जो RF है, इसकी अगर मैं ओवरऑल वैल्यू की बात करूं
तो आरएफ जो है कैसा होगा, आरएफ कैसा होगा, आरएफ नेगेटिव होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, टनल डायोड की, जो किसी और डायोड में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ किसमें होता है, टनल डायोड में होता है। उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपको क्या मिलता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है मैथमेटिकली, यहाँ पे कॉपी पे सॉल्व करने पे। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली बात करोगे तो नेगेटिव रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज ही नहीं है भाई। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट को रोकना। तो अब हम नेगेटिव से बोलने का मतलब क्या है, करंट को कम रोक रहा है या करंट को ज्यादा रोक रहा है। ठीक है, हम जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल सेंस में उसका मीनिंग क्या है, करंट को ज्यादा रोक रहा है या करंट को कम रोक रहा है। ठीक है, अगर ज्यादा रोक रहा है तो कैसा है, पॉजिटिव है, और अगर कम रोक रहा है तो नेगेटिव है। तो ये इकलौती कंडीशन आपकी पूरी डायोड फैमिली में, जहां पर कि आपका एक डायोड इनिशियली क्या करता है, ज्यादा करंट फ्लो करता है, और उसके बाद में क्या करता है, कम करंट फ्लो करने लगता है। ये इकलौता कहां होता है, आपके टनल डायोड में होता है। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस ऑफ टनलिंग जो कहां पर होती है, टनल डायोड में होती है, जो किसी डायोड में नहीं होती। दूसरा आपका ये नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये कहां पे होता है, टनल डायोड में होता है, बाकी किसी भी डायोड में नहीं होता। तो अब ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव रेजिस्टेंस, मतलब हमारा तो ये पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें ऐसा क्या होता है, इस डिवाइस के अंदर में, मतलब इसकी वर्किंग में ऐसा क्या होता है कि इनिशियली तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है, लेकिन उसके बाद में इसमें करंट कम हो जाता है। जबकि हमको ये मालूम है कि जो आपका टनल डायोड है, इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा है। डोपिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसके पास में जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो सबसे ज्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो हेवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते ही रहना चाहिए, वो कम होने की तो बात ही नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इसमें करंट क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कम हो गया। तो उस प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या। तो आपको ये मालूम चल गया अब तक कि इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा है। जैसे इनिशियली मैं क्या करता हूँ, इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूँ, तो इसमें क्या हो गया, हैवी अमाउंट का करंट फ्लो होना चालू हो गया। तो एक्चुअली ये जो हैवी अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज करंट। मैं करंट को कैसे डिफाइन करता हूँ, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इज नोन एज करंट। मतलब जो चार्ज कैरियर है हमारे, वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, ये क्या शो करता है, ये करंट शो करता है। तो इनिशियली जब आपने क्या किया, पोटेंशियल प्रोवाइड करा, तो जो आपके चार्ज कैरियर थे उनमें हैवी मूवमेंट आ गया। क्यों, क्योंकि उनके पास में बहुत ज्यादा क्या है, एनर्जी है, उनमें मूवमेंट आ गया। लेकिन जब आप वोल्टेज को बढ़ाते चले गए, एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनके बीच में आपस में क्या होने लगता है, कोलिजन। इनके बीच में आपस में कोलिजन होने लगता है, का मतलब क्या है, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि एक्चुअली ये मैं बोलना क्या चाहता हूं इस चीज से। आपने सुना होगा कई बार कि वो फला फला मंदिर में भगदड़ मची और उस भगदड़ में 20 लोग मर गए। ठीक है, या फिर वो सिनेमा हॉल में आग लग गई, तो आग से जल के तो कोई भी नहीं मरा, लेकिन उस भगदड़ की वजह से वहां पर 10 लोग मर गए। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस भगदड़, ये भगदड़ क्या चीज है, तो एक अनवांटेड कंडीशन, जिस कंडीशन में लोग चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते क्योंकि उसके सामने का रास्ता ब्लॉक्ड है। मेरी कंडीशन समझ में आ रही है, मैं जो बोलना चाह रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही है। भगदड़ क्या है, स्टैम्पीड, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैम्पीड। स्टैम्पीड is an unnatural condition when someone wants to move but he cannot move because of less free space उसके पास में। जैसे मैं बोलूं कि मुझे चलना है, तो मैं चल कब सकता हूं, मैं तो चलना चाहता हूं, मेरे अंदर एनर्जी है कि मैं चल सकता हूं, लेकिन मैं चल कब पाऊंगा, मैं तब चल पाऊंगा जब मेरे सामने क्या हो, फ्री स्पेस हो, मेरे सामने खाली जगह होना चाहिए। अगर उस जगह में पहले से कुछ है, सपोज करो दीवार खड़ी है सामने, ठीक है, तो क्या मैं दीवार को पार कर लूंगा, नहीं, मैं दीवार को पार नहीं कर सकता, मेरा उससे कोलिजन हो जाएगा, मैं क्या होऊंगा, उससे टकरा जाऊंगा, टकरा के गिर जाऊंगा। या फिर मान लो मेरे सामने कोई दूसरा आदमी खड़ा होगा,
या फिर मान लो हम लोग क्या है लाइन में है, या फिर हम लोग एक भीड़ में खड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अचानक से एक आदमी अगर चलने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे को धक्का मारेगा, दूसरा वाला तीसरे को धक्का मारेगा, लेकिन उन सब में से चल कोई भी नहीं पाएगा, उनमें से चल कोई भी नहीं पाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ड्यू टू कोलिजन। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ड्यू टू इंटरनल कोलिजन। इंटरनली क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है वो नहीं हो पाता, वो आपस में ही कोलाइड होते रहते हैं। जबकि करंट क्या बोलता है, करंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जब कोलिजन हो रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, मींस द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स विल डिक्रीज ड्यू टू इंटरनल कोलिजन। तो ये जो आपका पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, y पॉइंट से लेके z पॉइंट, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरनल कोलिजन, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, धक्का मुक्की हो रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर पाते। क्यों नहीं मूव कर पाते, उनके पास में इतना फ्री स्पेस ही नहीं है कि मूव कर पाए, वो आपस में कोलिजन करने लगते हैं, आपस में टकराने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक तो उनके पास में वैसी बहुत सारी एनर्जी थी, ऊपर से हमने उनको पोटेंशियल दे के और ज्यादा एनर्जी दे दी, ठीक है। तो अब उनके पास में क्या होगा, एनर्जी का भंडार हो गया, लेकिन अब उस एनर्जी के भंडार का करें क्या, क्योंकि मूव तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को से टकरा के ही अपनी एनर्जी का लॉस करने लगते हैं। तो ये जो लॉस वाली कंडीशन है, जब क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, इसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस, व्हेन द कंडक्शन प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस ड्यू टू इंटरनल कोलिजन ऑफ द चार्ज कैरियर्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस कंडीशन, and this condition occurs only in tunnel diode among the diode family। तो पूरी की पूरी डायोड फैमिली में से सिर्फ आपका जो टनल डायोड है, इसमें क्या होता है, इस टाइप की प्रॉपर्टी शो होती है, ठीक है। तो इसके साथ में आपका जो अगला पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आपको अगर इसमें कुछ दिक्कत है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो ये चीज आप मुझको अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, टॉपिक अभी बचा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर आएंगे, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, ये जो प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है ये माइक्रो लेवल प्रोसेस है। मतलब हम बिल्कुल किस पे पहुंच गए, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी के ऊपर पहुंच गए कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड the occurrence of negative resistance inside a tunnel diode, ठीक है। जो किससे जुड़ा हुआ है, मोबिलिटी से जुड़ा हुआ है। जबकि इसके पहले और इसके बाद में जो हम डायोड पढ़ेंगे उनमें मोबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। तो ये मोबिलिटी का इफेक्ट कहां पर आता है, आपके टनल डायोड में आता है, ठीक है। चलो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया आपका, एप्लीकेशन। तो अच्छा नहीं, हाँ, एप्लीकेशन पे जाने के पहले एक चीज और बोल दूं, रिवर्स बायस कंडीशन में अगर मैं किसको लगाता हूँ, टनल डायोड को लगाता हूँ, तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, जितना मैं वोल्टेज दूंगा उसके करस्पॉन्डिंग करंट फ्लो करने लगता है। मतलब इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसकी डिप्लीशन है इतनी पतली है, मैं जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करता हूँ वो टूट जाती है। लेकिन कंडीशन कैसी है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जब आपका डिप्लीशन लेयर टूटेगा, लेकिन डिप्लीशन लेयर टूट के वापस से बन जाएगा, मतलब डैमेज नहीं होगा। हाँ, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमें रहना पड़ेगा, ये भी नहीं है कि हम उसको जितना मर्जी उतना वोल्टेज दे दें, तो हमें एक रेंज के अंदर में रहना है जिससे कि वो प्रॉपर्ली ऑपरेट कर सके। तो रिवर्स बायस कंडीशन में ये कैसा बिहेव करता है, ये कोई जंक्शन फंक्शन के जैसा बिहेव नहीं करता, ये सिंपल रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है। आप उसको पोटेंशियल देते हैं और सीधे क्या होता है, पोटेंशियल फ्लो होना चालू हो जाता है इसके ऊपर से, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले ये कंडीशन कौन सी थी, फॉरवर्ड बायस कंडीशन थी, और रिवर्स बायस कंडीशन में नॉर्मल एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में, एप्लीकेशन पॉइंट के ऊपर में। तो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, इन ऑसिलेटर्स, ठीक है। ऑसिलेटर्स जो है आपके सिलेबस में है, आपका जो यूनिट 4th है उसमें आपका ऑसिलेटर आएगा। ऑसिलेटर क्या होता है वो मैं एक्चुअली वहां पे समझाऊंगा आपको, लेकिन इसका यूज ऑसिलेटर में होता है। तो बेसिकली ऑसिलेटर जो है, ऑसिलेटर एक डिवाइस है जो आपके डीसी सप्लाई से,
मतलब जो आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, डीसी सप्लाई से ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। और ये जो साइनसोइडल ऑसिलेशन है वो उसका एक पर्टिकुलर केस है, मतलब सिर्फ साइनसोइडल टाइप का ही ऑसिलेशन नहीं होता, और भी दूसरे टाइप के ऑसिलेशन भी होते हैं, लेकिन साइनसोइडल उसको एक पर्टिकुलर, आपने अभी तक जो देखा है वो कौन सा देखा है, साइनसोइडल ही देखा है। तो इसीलिए मैंने उसका एग्जांपल लिया कि ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के काम में आता है, या फिर अगर मैं एक छोटे से जनरल में बात करूं, ये डीसी से एसी सिग्नल बना सकता है। कौन? आपका ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर जो सर्किट है उसमें किसका यूज करते हैं हम लोग? टनल डायोड का यूज करते हैं। सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है वो किसमें? हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। तो जितनी भी आपके डिवाइसेस जिसमें कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? हमारे टनल डायोड का यूज करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि रिवर्स बायस कंडीशन में तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में भी इस पॉइंट से 0 पॉइंट से लेके y पॉइंट तक इसमें हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो दोनों ही, अगर मैं वोल्टेज को Vy के अंदर रखता हूं, मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस पे मुझे पहुंचना ही नहीं है, मैं नेगेटिव रेजिस्टेंस से तब पहुंचूंगा जब मैं इसके Vy वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करूंगा, मैं तो उसके अंदर ही रहना है ना। तो 0 से लेके Vy तक अगर मैं वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं और रिवर्स बायस कंडीशन में भी वोल्टेज प्रोवाइड करता हूं, तो ये कैसा काम करता है? ये एक हाई फ्रीक्वेंसी स्विच की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? हाई फ्रीक्वेंसी स्विच की तरह। तो जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस हैं वहां पर किसका यूज होता है? आपके टनल डायोड का यूज होता है। और उसके साथ ही साथ जो आपके ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर में भी किसका यूज होता है? टनल डायोड का यूज होता है। ठीक है, इसी के साथ में आपका बेटा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक, थैंक यू। So students, our next diode is pin diode. As you can see here, it is mentioned. Our next diode is pin diode. So first we will go through its construction. Okay, how pin diode is constructed, how it is different from other diodes which we have studied earlier. So as you can see here, our first point is the construction. So as you can see here, a pin diode is a combination of a layer of p-type material, an n-type material, and an intrinsic material. Intrinsic means a material which is not doped. Suppose this material is totally prepared from silicon material. Suppose this material is totally prepared from silicon material, so this will be a pure silicon. Okay, मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि जो पिन डायोड है आपका, ये 3 टाइप की लेयर से बनता है। एक पी टाइप लेयर, एक एन टाइप लेयर और एक इंट्रिंसिक लेयर। सपोज करो मैंने जर्मेनियम का बनाया है, तो ये आई किसका होगा? जर्मेनियम का होगा, प्योर जर्मेनियम, इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगी। और अगर मैंने इसको सिलिकॉन का बनाया है तो ये किसका होगा? प्योर सिलिकॉन का होगा, इसमें कोई भी इंप्योरिटी का यूज हम नहीं करेंगे। तो ये क्या है? कंस्ट्रक्शन किसका? पिन डायोड का। तो जहां पर आपका पी टाइप और एक इंट्रिंसिक मटेरियल कंबाइन होंगे, वहां पर एक छोटी सी डिप्लीशन लेयर होगी आपके पास में। ठीक है, और जहां पे आपका इंट्रिंसिक और नेगेटिव मतलब जो आपका एन टाइप मटेरियल है, जहां पे ये दोनों कंबाइन होंगे, वहां पे भी क्या होगा? आपके पास में एक छोटा सा डिप्लीशन लेयर होगा। लेकिन इसका जो डिप्लीशन लेयर है, इसका डिप्लीशन लेयर जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड आपने अभी तक पढ़ा है, इसका डिप्लीशन लेयर वैसा नहीं होगा। वैसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता था, तब जाके क्या होता था? पीएन जंक्शन फॉर्म होता था। यहाँ पे लेकिन दोनों केसेस में, अगर आप पहले जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ पी है और दूसरी तरफ आई है, और अगर आप दूसरे केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक आई है और यहाँ पर एक एन है। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन तो नहीं है, यहाँ पे पी आई या फिर आई एन जंक्शन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इसके अंदर में क्या नहीं है? पीएन जंक्शन नहीं है, इसके अंदर में 2 जंक्शन है। इसके अंदर में 2 जंक्शन है, जैसे इसका नाम क्या है? J1, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया? J2। तो जो आपका जंक्शन J1 है, जंक्शन J1 किस किस के बीच में है? पी टाइप मटेरियल और एक इंट्रिंसिक मटेरियल। और जंक्शन J2 जो है वो किस किस के बीच में है? इंट्रिंसिक मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। अब आते हैं अपन किसके ऊपर में? हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में। क्या एक्चुअली क्या हम बोलना चाह रहे हैं? बाइसिंग, कि हम इसको क्या करते हैं? बाइसिंग करते हैं। तो 2 ही टाइप से बाइसिंग कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बायस कर सकते हैं या फिर रिवर्स बायस कंडीशन में बायस कर सकते हैं। तो सपोज करो मैं पहला केस कौन सा चूज करता हूं? फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या करना है हमको? बैटरी का पी टर्मिनल कहां कनेक्ट करना है? पी से कनेक्ट करना है, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहां कनेक्ट करना है? एन से कनेक्ट करना है।
अब जब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, तो इस P में से, P के अंदर में कौन है, होल्स है, और ये जो N है इसके अंदर में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। होल्स को फोर्स किस तरफ फील होगा, इस तरफ, और ये जो आपका N है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फोर्स किस तरफ फील होगा, इस तरफ। मतलब देयर विल बी अ प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स इनसाइड द इंट्रिंसिक मटेरियल। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब हम फॉरवर्ड बायस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पिन डायोड के ऊपर में, तो चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन होगा किसके अंदर में, आपके इंट्रिंसिक मटेरियल में। यहां से होल इसके अंदर जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका इंट्रिंसिक मटेरियल जिसकी की कंडक्टिविटी नहीं थी या फिर जिसकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी, अब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास में फ्री चार्ज कैरियर आ रहा है, एक तरफ से होल आ रहा है और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो मतलब देयर विल बी अ चेंज इन कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक मटेरियल इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल इज नोन एज कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, जिसमें कि इंट्रिंसिक जो मटेरियल है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइदर साइड्स। दोनों तरफ से इसमें क्या होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंटर करते हैं, जो क्या करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये तो कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, इनिशियली उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं उसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। तो बिल्कुल इसका बिहेवियर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैसा रहेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अब मैं किसके ऊपर आता हूं, अब मैं आता हूं उसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, रिवर्स बायस कंडीशन। तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करते हैं मतलब हम जो पी टाइप मटेरियल है इसमें हम क्या कनेक्ट कर देंगे, इस पी टाइप मटेरियल में हम लोग बैटरी का एन टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, और जो ये एन टाइप मटेरियल है इसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। मतलब जो होल्स हैं अब उनको एक फोर्स फील होगा, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ चुका है इस जगह के ऊपर। तो होल्स जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पर क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ चुका है, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से होगा अट्रैक्ट होंगे, उनको एक अट्रैक्शन फोर्स फील होगा उस तरफ। मतलब in the reverse bias condition there will be a flow of charge carrier in the opposite direction of the intrinsic material, means no charge carrier will be diffused inside the intrinsic material. रिवर्स बायस कंडीशन में जो चार्ज कैरियर्स हैं किसके पास में, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के पास में, उनका जो फ्लो है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन टू द इंट्रिंसिक मटेरियल। इंट्रिंसिक मटेरियल की तरफ नहीं जाएंगे, और ये इतना चौड़ा है तो आप इसके ऊपर में कितना भी पोटेंशियल अप्लाई कर दो इसका ब्रेकडाउन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो जैसा आपका जितने भी आपने इसके पहले के डायोड पढ़े, चाहे वो टनल डायोड क्यों ना हो, तो वो सारे के सारे डायोड जो हैं ब्रेकडाउन उनमें हो जाता था, और इसकी कंडीशन क्या है, इसमें ब्रेकडाउन होना बहुत मुश्किल है। तो इसमें और जो बाकी डायोड्स में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, वो डिफरेंस इसी बात का है कि उन सारे के सारे डायोड्स में एक लो वोल्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकडाउन ला सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग हाई वोल्टेज पे भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसमें इतनी जल्दी क्या नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो जब भी कभी आपको एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे स्विच चाहिए हाई वोल्टेज वाला, तो आप किसका यूज करेंगे, पिन डायोड का यूज करेंगे। अच्छा, एक और दूसरी चीज, ये जो रिवर्स बायस कंडीशन है, इस रिवर्स बायस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीप फ्री रीजन फॉर इंट्रिंसिक मटेरियल। क्यों, क्योंकि इसके पास में वो, सोचो एक कंडीशन जिसमें कि हमने वोल्टेज अप्लाई करा है डिवाइस के ऊपर में, लेकिन उसके पास फिर भी क्या नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं फ्लो होने के लिए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीप फ्री रीजन। कौन सी कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, अब ये तो उसकी दोनों तरफ की बात हो गई। अब एप्लीकेशन पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बोल ही दिया कि ये किस में काम आता है, एक ऐसे स्विच में काम में आता है जहां पे कि हाई वोल्टेज पे ब्रेकडाउन, या फिर आपको जब हाई वोल्टेज पे काम करना है तो हम किसका यूज करेंगे, पिन डायोड का यूज करेंगे।
इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर एम्पलीट्यूड चेंज करना है आपको किसी भी सिग्नल का, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं, पिन डायोड का यूज कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके सिलेबस में अभी नहीं, ये बाद में आएगा, तब आप लोग इसको वहां स्टडी करेंगे। तो ये तो क्या होगा इसका एप्लीकेशन पार्ट। अब ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करता है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और रिवर्स बायस कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करता है, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। अब ये आप बोलोगे कि कैपेसिटर कहां से आ गया, तो हमने क्या पढ़ा था, आप याद करिए, वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड क्या था, रिवर्स बायस कंडीशन में जब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किसी भी पीएन जंक्शन को, तो वहां पर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज होने लगती है, और वहां से करंट तो फ्लो नहीं होता, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव करता है, कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो ये जो आपका पिन डायोड है, अच्छा वैरेक्टर डायोड की ड्रॉबैक क्या थी, अप्लाइड वोल्टेज के साथ में वहां का कैपेसिटेंस कम होता था, डिक्रीज होता था। क्यों, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस वहां पे क्या होने लगती थी, बढ़ने लगती थी। और अगर डिप्लीशन लेयर की थिकनेस, फॉर्मूला हमारा सी क्या है, एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू अगर बढ़ेगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन जो आपका पिन डायोड है, पिन डायोड में आप देखो, आप कितना भी रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करो, जब तक इसमें ब्रेकडाउन नहीं आता, तब तक ये जो थिकनेस है ना, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये जो थिकनेस है ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका W है, ये W कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये आपका W कांस्टेंट है तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक कांस्टेंट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। कौन सी कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में। तो अब आपके पास में एक ऐसा डायोड आ गया है जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो कैसा काम करता है, एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, और रिवर्स बायस कंडीशन में कैसा काम करता है, एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस डायोड को हम लोग क्या बोलते हैं, पिन डायोड, PIN डायोड। ठीक, एप्लीकेशन स्विच और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, इसी के साथ में आपका पिन डायोड खत्म होता है। थैंक यू।